हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टेफी अरोड़ा। तो द गाइस, एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको भी पता है, तो मैंने सोचा मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे क्या किया जाएगा, एक एक चैप्टर मैं उठाऊंगी, टू द पॉइंट, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जिसमें से आपको एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा, कैसे आप उसको आंसर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर के साथ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स कंसेप्ट्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें से आपको ज्यादातर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे टाइप्स ऑफ गुड, ये क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है। तो इसीलिए हम सारे सबसे पहले जो है कैटेगरीज ऑफ गुड्स ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाएंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में फर्स्ट कवर हो रहा है। सो दो तरह के गुड्स होते हैं हमारे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, पहले मैं बात करूंगी कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, राइट। मतलब जो भी रेडी टू यूज है, जिसको आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो, मतलब वो टोटली फिनिश्ड है, अभी उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत जो है वो भी नहीं है, उसको फाइनल गुड्स बोला जाता है। सेकेंड हमारी आ जाती है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो अभी बाउंड्री लाइन नहीं क्रॉस की, अभी वो मिडल नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग या वैल्यू ऐड करना अभी उसमें बाकी है। तो ये तो मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर ऊपर से क्रक्स ही बताया कि फाइनल और इंटरमीडिएट होता क्या है। ऐसे ही हम इसके फर्दर जो पॉइंट्स हैं उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे फाइनल गुड्स में दो गुड्स और होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स फर्दर फोर टाइप्स के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, पेरिशेबल एंड सर्विस। सिमिलरली प्रोड्यूसर भी आगे दो तरह के होते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर एंड कैपिटल गुड्स। तो एक एक करके हम सब इन गुड्स को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है इसमें क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं हम कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। सो कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं, नाम से ही पता चल रहा है, कंजम्पशन, राइट। कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स दोनों ही हम इसको वैसे बोल सकते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं, जिसको बनाया ही कंज्यूम करने के लिए है। मतलब जो अल्टीमेट एक हाउस होल्ड या एक कंज्यूमर उसको खरीदेगा, खरीद के उसको जो है वो कंज्यूम कर लेगा। इसमें कोई भी आपके गुड्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वीडियो बनानी थी, तो उसके लिए मुझे माइक की जरूरत है, तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड है, क्योंकि मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आपको वीडियो देखनी है, तो उसके लिए आपको फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आपके लिए ये कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि ये नीड्स आपकी फुलफिल कर रहे हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो एक कंज्यूमर खरीदता है और उससे उसकी पर्टिकुलर नीड जो है जब फुलफिल हो जाएगी, उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो इसमें हमारे ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी लाइफ आप समझ सकते हो कि थोड़े टाइम की है, फॉर एग्जाम्पल एक साल से ज्यादा आप उसको यूज कर सकते हो। इसमें आपका टेलीविजन, फ्रिज, रेडियो वगैरह, ये सब गुड्स इसमें आ जाते हैं। दूसरे होते हैं नॉन ड्यूरेबल, जिसकी लाइफ लंबी नहीं है, मतलब उसकी थोड़ी कम लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, जिसमें फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल आ गए, ऑयल, ये सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं। और इन्हीं के बीच में एक आ जाते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये गुड्स होते हैं जिसकी वैलिडिटी या ड्यूरेबिलिटी एक साल तक की होगी। इसमें आ जाता है आपका फर्नीचर, क्रोकरी के आइटम्स, ठीक है। तो ये आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स में कवर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हैं हमारे कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली वो गुड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। जब भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेट इट बी मशीनरी की जरूरत पड़ रही है, तो वो कैपिटल गुड है। तो एग्जाम्पल में भी प्लांट एंड मशीनरी ही मेंशन है। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो आपको इसका डिफरेंस आ जाएगा कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, या आपको आ जाता है कोई भी गुड दे देंगे आपको और आपको बताएंगे कि आप इसको कैटेगराइज करो कि ये फाइनल है, ये इंटरमीडिएट है। तो अभी पहले मैं बात करती हूँ फाइनल गुड्स की, तो टर्म्स समझेंगे। सो जो ये फाइनल गुड्स है, ये कौन से गुड्स है, ये वो गुड्स हैं जिनमें अभी वैल्यू ऐड नहीं होगी। मतलब ये रेडी टू यूज है, तैयार है यूज करने के लिए, बिल्कुल रेडी है, आप इसको यूज करो और अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जब भी हम फाइनल गुड खरीदेंगे वो रीसेल के लिए नहीं होगा, ठीक है। मतलब उस गुड को आप अपनी कंजम्पशन के लिए ही जब खरीदेंगे तो वही फाइनल गुड्स होते हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है, रेडी टू यूज नहीं है, और
इसको हम रीसेल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है कैटेगराइजेशन आ जाती है इंटरमीडिएट गुड्स की। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो अगर एक सिंपल सी मैं एग्जांपल लूं, दूध आपने लिया है, अगर तो आपने खुद पीने के लिए लिया है, घर पे चाय बनाने के लिए लिया है, तो वो फाइनल गुड है। बट अगर आपकी बेकरी है, आपको कोई केक आइटम या मिल्क प्रोडक्ट बनाने हैं, तब आप मिल्क यूज कर रहे हो और उसके लिए अगर आपने मिल्क परचेज किया है, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। सिमिलरली आपको ये पूछ लेते कि शुगर फॉर हाउस होल्ड, दैट इज फाइनल गुड। अगर साथ में ये आपको आ गया शुगर परचेज बाय बेकरी शॉप ओनर, तो ऑब्वियसली ये इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो शुगर को यूज करेगा केक बनाने के लिए, वो शुगर को यूज करता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं यूज कर रहा, उसने एक गुड रेडी करना है, कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए जो है वो शुगर को परचेज करेगा। क्लियर है? तो ये एक बेसिक कैटेगराइजेशन है। तो हम एक बार इसको ऑन द बेसिस भी पढ़ लेते हैं, क्या इसके डिफरेंशिएट होते हैं। पहले मीनिंग पे आ जाएंगे। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं? दे आर दोज गुड्स जिसमें अभी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी, मतलब वो रेडी है, उसको अब यूज करो, इन्वेस्ट करो। एंड इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? जो अभी फाइनल नहीं हुए, फिनिश नहीं हुए, राइट। इसका पर्पस है रीसेल करना, या इसमें अभी जो है प्रोसेसिंग बाकी है, अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नेचर। तो नेचर इज व्हाट? जो फाइनल गुड्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। तो ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में भी ऐड होते हैं, मतलब मेरी कंट्री की कितनी इनकम है उस दौरान मैं जो है फाइनल गुड्स लूंगी। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है तब भी मैं फाइनल लूंगी, इंटरमीडिएट नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, लेट इट बी, एक कपड़ा बनाना है, कपड़े के लिए कॉटन चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कॉटन की वैल्यू भी ले ली, कपड़े की वैल्यू भी लेगी, तो अगर देखा जाए, सपोज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की कॉटन थी, ठीक है, 100 रुपीज की कॉटन को यूज करके मैंने एक क्लोथ बना लिया, अब वो क्लोथ की वैल्यू है 150 रुपीज। तो ऑब्वियसली उस 150 रुपीज में 100 रुपीज की कॉटन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर मैं 100 रुपीज की कॉटन भी ले लूं, अगर मैं 150 रुपीज का क्लोथ भी ले लूं, तो कॉटन की वैल्यू तो 2 बार आ गई, राइट। तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट की नहीं लेते, ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना आ जाए, एक गुड को 2 बार ना रिकॉर्ड कर दिया जाए। क्लियर है? तो ये था नेचर। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्शन बाउंड्री। तो सिंपल है, जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं, मतलब अभी फर्दर उसमें कोई प्रोडक्शन करना बाकी नहीं है। बट जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में हमारी जो है अभी प्रोडक्शन होना बाकी है, उसने अभी लास्ट जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी वैल्यू एडिशन। अगेन अभी वैल्यू ऐड करना किसमें बाकी है? ऑब्वियसली इंटरमीडिएट में, क्योंकि वो अभी रेडी टू यूज नहीं है, अभी कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करना बाकी है। बट फाइनल गुड्स रेडी टू यूज है, वो फाइनली अभी रेडी हो चुके हैं, कोई वैल्यू उसमें ऐड नहीं होनी, आप इसको यूज कर सकते हो। लास्ट इन्होंने ले लिया अभी एग्जाम्पल बटर की, कि अगर बटर आप परचेज कर रहे हो अपने लिए, खुद की कंजम्पशन के लिए, तो दैट इज फाइनल गुड। अगर इसको कोई बेकरी ऑनर परचेज करेगा, अगर या तो कोई इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करेगा, रीसेल के लिए जो है परचेज करेगा, तो वो कवर हो जाता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में। तो ये हमारा कैटेगरी ऑफ गुड कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको डायरेक्ट या तो डिफरेंस आ जाएगा, या तो आपको सिंपल वो पूछ लेंगे कि आप बता दो कि जो है कैटेगराइजेशन कर दें, जैसे बटर ही पूछ लिया, बटर परचेज बाय बेकरी ऑनर, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट कि ये फाइनल में है या इंटरमीडिएट में है। इसकी प्रैक्टिस में हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम बेसिक एक कंसेप्ट ही समझ रहे हैं कि इंटरमीडिएट और फाइनल होता क्या है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट मींस कि जब भी हम एक चीज में एडिशन करते हैं, टर्म्स यहाँ कॉमर्स या इकोनॉमिक्स टर्म्स की मैं बात करूं, जब भी स्टॉक में एडिशन की जाएगी, पैसा डाला जाएगा कहीं पे, तो दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इज। आप अपनी कंपनी के लिए या अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए वहां पैसा लगा रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक में और चीजें ऐड कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की फर्दर डिवीजन है, एक होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। तो ग्रॉस में क्या होता है? ग्रॉस में अभी डेप्रिसिएशन है, अभी एग्जांपल से ही समझेंगे इसको भी। फॉर एग्जांपल मैंने एक 10 लाख की जो है मशीन ले ली, ठीक है। अभी जो वो 10 लाख की मशीन मैंने परचेज की है, उसको मैंने 5 साल यूज कर लिया,
बुक्स में मैं अभी भी उसको 10 लाख ही लिख रही हूँ, ठीक है, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए वो 10 लाख की नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू कम हो गई, मे बी वो अभी 9 लाख 20, 9 लाख 10 की रह गई होगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रिडक्शन हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या जितनी भी आपने उसको यूज किया है, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन है हमारी, ये इन्वॉल्व होगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, बट नेट इन्वेस्टमेंट में हमारी डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं। अगर मैं अभी यही वाली एग्जांपल की बात करूं, 10 लाख की मैंने मशीन खरीदी, 5 साल के बाद उसकी 1 लाख रुपए वैल्यू कम हो गई, ठीक है। 5 साल के बाद अगर मैं उसकी वैल्यू जो है 10 लाख रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट मीन्स वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और अगर मैं उसकी वैल्यू 9 लाख रिकॉर्ड कर रही हूँ तो दैट मीन्स मैं नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख रही हूँ, जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है। तो सी नेक्स्ट हमारी टर्म जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट ही है, सिंपल बता दिया, ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो हमारी आ जाती है नेट इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली जो हमारी डेप्रिसिएशन है वैल्यू लिखी हुई है, दैट मीन्स हमारी फिक्स्ड वैल्यू, सॉरी, फिक्स्ड एसेट में जब भी हमारी वैल्यू की रिडक्शन होगी उसको जो है हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो वो जो वैल्यू रिडक्शन है वो किसी भी कारण हो सकती है, कुछ टूट फूट गया उसमें से, टाइम बीत गया, पुरानी हो गई, जंग लग गया, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है उसके कारण आपकी एसेट की वैल्यू जब कम होगी तो दैट इज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो ये भी एक कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कई बार पूछ लिया जाता है आपको जर्नली, तो थोड़ा कम आता है, ज्यादातर ये एमसीक्यूज में ही आ जाता है, या बहुत रेयर 3 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब क्या है, जब हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं एक समय पे रुक के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं स्टॉक और फ्लो की, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक पूरा पानी का गिलास भरा हुआ है, आप जब उसको एक टाइम पे देख रहे हो वो स्टॉक है। अभी उसी गिलास के पानी को मैंने दूसरे गिलास में डालना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके, ठीक है। अब वो जिस धारा से जा रहा है आपका पानी वो फ्लो है, ठीक है। मतलब हमें नहीं पता एक सेकंड, अगले 2 सेकंड, 3 सेकंड में वो जैसे जैसे हम उसका फ्लो करते जाएंगे, जैसे जैसे हम उसको डालते जाएंगे, वैसे वैसे पानी का बहाव ऊपर होता जाएगा, ठीक है। पूरा भरने के बाद जब हम उसको स्टडी करेंगे वो स्टॉक है, जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ वो फ्लो है। इसीलिए स्टॉक को हम एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ते हैं और फ्लो को हम जो है मेजर करते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कुछ टाइम के बाद। जैसे 1 सेकंड बाद मैंने देखा कितना पानी है, दूसरे सेकंड में मैंने देखा कितना पानी आ गया, तीसरे में कितना आ गया, तो इसको बोला जाता है फ्लो। इसीलिए यो फर्स्ट मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक क्या होता है, इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ते हैं और फ्लो को हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं। सिमिलरली अब इसी से ये कंसेप्ट निकल आया कि जो स्टॉक है वो टाइम डायमेंशन नहीं है। टाइम डायमेंशन इन द सेंस कि हम इसको ये नहीं देख ले मंथली, ईयरली, पर सेकेंड, पर मंथ क्या है स्टॉक, हम एक ही टाइम पे उसको स्टडी कर लेते हैं, ये चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बैलेंस देखना है मेरा जो है अकाउंट में कितना है, तो अगर मैं हर 31 मार्च को देख रही हूँ तो दैट इज स्टॉक, मतलब मैंने एक ही डेट को देखा। बट फ्लो क्या होता है, ये एक टाइम डायमेंशन है, ईयरली, डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे हम इसको जब चेक करते जाएंगे या इसमें उतार चढ़ाव जो आएगा वो फ्लो है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंसेप्ट। इसीलिए स्टॉक जो है वो हमारा है स्टैटिक कंसेप्ट। ये स्टैटिक कंसेप्ट होता है, मतलब स्टेबल कंसेप्ट है, एक ही टाइम पे एक ही पीरियड में हम इसको पढ़ते हैं। और जो फ्लो है वो डायनामिक कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की। तो जब मैंने क्वांटिटी ऑफ मनी देखनी है, मतलब मेरे पास कितना पैसा है, तो ऑब्वियसली वो स्टॉक है। अगर मैंने वेल्थ देखनी है किसी की तो वो स्टॉक है। सिमिलरली अगर मुझे किसी इंडिविजुअल के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखना है कि वो कितना खर्चा करता है, कितना इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऑब्वियसली मैं फ्लो कंसेप्ट के अंदर इसको कंसिडर करूंगी। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की कि आपको पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो अगर या तो आपको जनरली पूछा जा रहा है कि ये स्टॉक है या फ्लो है, ट्रू फॉल्स में, डिफेंड रिफ्यूट में आपको पूछ लिया जाता है कि स्टॉक और फ्लो के कंसेप्ट के बारे में। तो अगर आपको जर्नली ये पूछा जा रहा है कि स्टॉक है या फ्लो है, आप क्या करो इसमें, जैसे सपोज आपको पूछ लिया वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, आपको सिंपल सिर्फ इतना पूछा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल जो यहाँ पे बेसिस बताया आपने उतना ही लिखना है। आपको आया wealth is a stock or flow concept, you have to answer like wealth is a stock concept because it is studied at a particular point of time,
इट इज नॉन डायमेंशनल एंड स्टैटिक कंसेप्ट, दैट्स इट। इससे अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको इसका बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, बहुत एक्सप्लेन नहीं करते जाना, टू द पॉइंट बात करनी है, 3 पॉइंट्स अपने लिख देने हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई फ्लो का कंसेप्ट पूछ लिया, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछ लिया क्या है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख देना बस कि जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें क्या होता है, वो हमारा फ्लो कंसेप्ट है, बिकॉज इसको हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते हैं, टाइम डायमेंशनल नहीं है और ये डायनेमिक कंसेप्ट है, दैट्स इट। ऐसे आपको इसके आंसर कर देना है। सिमिलरली अभी हमारा आ गया नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो। तो दो तरह का फ्लो होता है हमारे पास, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का दूसरा नाम है हमारा नॉमिनल फ्लो। लास्ट पॉइंट है उसमें बताया हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज। तो अभी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। रियल फ्लो क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, मतलब हमारी इकोनॉमी में कितनी गुड्स और सर्विसेज रेगुलेट हो रही हैं वो हमें पता चलता है रियल फ्लो से। और जब मैंने मनी की मूवमेंट देखनी है कि कुछ सेक्टर्स में या इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें पैसा कैसे घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जब पैसे का फ्लो देखा जाएगा तो वो हमारा आ जाता है मनी फ्लो। जब मैंने गुड्स और सर्विसेज का फ्लो देखना है तो वो हमारा कवर हो जाएगा रियल फ्लो में। फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, दैट इज आप सिंपल भी लिख सकते हो, रियल फ्लो इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एंड मनी फ्लो इज अ फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो सेकेंड पॉइंट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या चीजें उसमें एक्सचेंज की जाती हैं, दैट इज गुड्स सर्विसेज एंड फैक्टर्स, एंड मनी फ्लो में मनी की जाती है। लास्ट पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये भी आपको कई बार पूछ लेते हैं कि रियल मनी में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसी के लिए हमने रियल और मॉनिटरी फ्लो के बारे में पढ़ा है। मनी फ्लो को हम मॉनिटरी भी कई जगह पे बुक्स में लिखा जाता है, राइट। तो अभी बात करते हैं, तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में गुड्स सर्विसेज और पैसा, मनी कैसे रेगुलेट होता है, मनी कैसे सर्कुलेट होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। सो मीनिंग में देख लेते हैं, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस सेक्टर्स। तो किन किन चीजों का हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन होती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और किस किस चीज का फ्लो होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। तो फ्लो में दो चीजें आती हैं, दो तरह के फ्लो, दैट इज रियल एंड मनी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रियल के दूसरे नाम बता दिए, प्रोडक्ट और फिजिकल, और मनी को हम बोलते हैं मॉनिटरी एंड नॉमिनल। तो दो सेक्टर्स हम ले रहे हैं क्योंकि एज पर सीबीएसई सिलेबस आपको दो ही सेक्टर्स है, वैसे 3 सेक्टर का भी फ्लो होता है, 4 का भी होता है, वो डिपेंड करता है, आप फर्दर अपनी हायर क्लासेस में इसको पढ़ लोगे। बट फिलहाल के लिए मैं सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि जो हमारा रियल एंड मनी फ्लो या हम जो भी सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ हम दो सेक्टर्स में ही पढ़ेंगे। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं, एक है प्रोड्यूसर जो गुड्स को बनाता है, और एक है हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन सेक्टर, मतलब जो चीजें कंज्यूम करते हैं वो वाला सेक्टर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस डायग्राम को हम अभी समझेंगे। सी, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो सेक्टर्स ले लिए, एक ले लिया हमने हाउस होल्ड, एक दूसरी साइड पे लिया है हमने फर्म, दैट मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर। तो जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो है कैसे रियल फ्लो करता है और जो प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ। सी देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि गुड्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, किसकी तरफ से गुड्स प्रोडक्शन की जाती है, फॉर्म की तरफ से गुड्स जो है वो प्रोड्यूस की जाएंगी, गुड्स की प्रोडक्शन की जाएगी और उन गुड्स को बेचा जाता है टू द हाउस होल्ड सेक्टर। इनकी तरफ से गुड्स जो है वो प्रोवाइड की कर दी जाती हैं, ठीक है। और इन रिटर्न जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उनको फैक्टर सर्विसेज देता है। जैसे अगर प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब चीजें चाहिए होती हैं तो ये सब चीजें जो है प्रोवाइड की जाती हैं हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से फर्म को, राइट। और फर्म जो है रियल फ्लो के अंदर उनको गुड्स और सर्विसेज दे देते हैं प्रोड्यूस करके। तो ये इन दोनों का रियल फ्लो है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्म दैट मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को गुड्स बना के देता है और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो उनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये इन दोनों का हो गया रियल फ्लो। अभी बात करेंगे इनके मॉनिटरी फ्लो कैसे होता है। अभी प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स बना के दे रहा है, ठीक है,
उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर उसको पेमेंट करता है, मतलब जो भी उसने गुड्स खरीदे उसको पैसे की फॉर्म में पे कर देगा। और जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा, टॉप पे लिखा है, उसके ही रिटर्न में फर्म जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है। ठीक है, जो गुड्स प्रोवाइड की प्रोड्यूसर सेक्टर ने, जब उसकी पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर करेंगे, खर्चा पे करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, वो उनका पैसे वाला फ्लो आ गया, दैट मीन्स मॉनिटरी फ्लो आ गया। और जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फर्म को, फर्म उसके बदले में मॉनिटरी फ्लो क्या करेगा, उनकी पेमेंट कर देगा, फैक्टर पेमेंट। तो चार फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के लिए वो रेंट पे करता है, लेबर के लिए वेजेस पे करता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट्स। राइट, तो ऐसे जो है हमारा सर्कुलर फ्लो काम करता है, जिसमें मनी फ्लो एंड रियल फ्लो जो है इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे फेसेस की। तीन फेसेस होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर, दैट इज प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमी में गुड्स को किया जाता है प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, गुड्स को रेडी किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, रेडी किया जाता है सो दैट कंज्यूमर सेक्टर जो है वो उसको कंज्यूम करके अपनी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करे। एंड आफ्टर दैट आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो भी गुड्स रेडी की जाती हैं उसको रेडी करने के लिए जो जो भी खर्चे या हमने फैक्टर सर्विसेज यूज की हैं, उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, मतलब उनकी इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप की पेमेंट्स जो है वो मॉनिटरी फ्लो के अंडर कर दी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, ऐसे जो है पेमेंट कर दी जाती है। तो गुड्स रेडी हुए, गुड्स की प्रोडक्शन का जो खर्चा था वो भी पे हो गया। लास्ट आ जाता है डिस्पोजिशन, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर कौन करेगा, ऑब्वियसली हाउस होल्ड सेक्टर। जो भी गुड्स रेडी किए गए हैं उन गुड्स को रेडी करके फर्दर जो है मार्केट में बेचा जाता है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उस पर कंजम्पशन करेगा, उसको परचेज करके और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जब हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में पैसा आता है, इकोनॉमी में पैसा आता है, उन्हीं एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड की तरफ से किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर की को, मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर को जो है पैसे मिलते हैं जब वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब उनके पास पैसा आता है फिर वो उस पैसे को यूज कर से फिर से प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर खर्चा होगा, खर्चा होने से कंज्यूमर खर्चा करता है मार्केट में, मार्केट के थ्रू प्रोड्यूसर के पास फिर पैसा आएगा, फिर वो पैसे को यूज करके प्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन। तो ये सर्कल चलता ही रहेगा। सी नेक्स्ट डायग्राम जो है इसमें बनी हुई है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है हमारा सर्कुलर सेक्टर। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है एक हमारा इंपॉर्टेंट। सो मशीनरी परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड। आपको पेपर में सपोज क्वेश्चन आ गया कि जो मशीनरी परचेज की जा रही है क्या वो हमेशा फाइनल गुड ही होगी, आप एग्री हो, और इस पे रीजन दो। तो देखो, जो मशीनरी खरीदी गई है डिपेंड करेगा कि इसको यूज कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन परचेज किया अपने घर के लिए, मेरा एंड यूज मैं खुद ही हूं, मैंने ही उसको यूज करना है अपनी कंजम्पशन के लिए, तो वो फाइनल गुड है। बट अगर वो मशीन को खरीदा है किसी प्रोड्यूसर ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने, उसको यूज करके वो प्रोडक्ट बनाएगा या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, तब वो इंटरमीडिएट है। तो एक गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसका यूज क्या है, कौन यूज करेगा, या एंड यूज उसका क्या है, सेल्फ कंजम्पशन या फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। राइट, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं इस पूरे कंसेप्ट में से। नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है दैट इज नेशनल डोमेस्टिक इनकम। ये हमारा सारा नेशनल इनकम का कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इतना रिवाइज करें, अच्छे से पढ़े, और बहुत इजीली, मुझे लगता है बहुत टू द पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई टर्म नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन इट। होपफुली सब कुछ समझ आ गया होगा, तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो जो मैंने कंसेप्ट आपको करवाए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्माइलिंग।